वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। पिछली क्लास में हमने छत्तीसगढ़ सेट परीक्षा 2019 का एक प्रश्न पत्र लिया था, जिसके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने पार्ट 1 में देखा था। अगले जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, संतुलित बजट गुणक जो है उसका फॉर्मूला इनमें से क्या होता है। ठीक है, संतुलित बजट गुणक में हम जो सरकारी व्यय होता है, टैक्स होता है और एमपीसी, इन सभी को सम्मिलित करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी माइनस सी डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एमपीसी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार की घोषणा के अनुसार इन्हें क्रम में लिखिए। LAF, MSS, रेपो रेट और सीमांत स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए रेपो रेट आया था 92 के आसपास, लेकिन उसको 95 में बंद कर दिया था। तो फिर भी हम देखेंगे कि रेपो रेट सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले आपका आना चाहिए 3। उसके बाद में अगर हम देखें LAF, तरलता समायोजन आया था 1998 में। उसके बाद में बाजार स्थिरीकरण MSS 2004 में आया था। और MSF जो है सीमांत स्टैंडिंग सुविधा जो है 2011-12 में आई थी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है सही क्रम का वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। अगला देखिए, यदि मांग की लोच बराबर अनंत है, ठीक है, मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अनंत दे रखी है और पूर्ति की लोच जो है वो जीरो है। ठीक है, पूर्ति की लोच जीरो होने का मतलब क्या हो गया, कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, पूर्ति क्या है, स्थिर। और यहाँ पे मांग की लोच अनंत है, इसका मतलब क्या हो गया, मांग में कितना भी परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर टैक्स लगाया जाता है तो करों का जो भार होता है वो किसके ऊपर पड़ेगा, संपूर्ण रूप से विक्रेता के ऊपर पड़ेगा। संपूर्ण करों का भार किसको सहन करना पड़ेगा, जो सेलर हैं, उत्पादक हैं, उसको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पूर्ति की लोच क्या है, पूर्ति क्या है, स्थिर है। मांग में अगर कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा तो मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए संपूर्ण भार यहाँ पे विक्रेता के ऊपर पड़ेगा। अगला है किन्स का गुणक है। ठीक है, किन्स का जो मल्टीप्लायर है वो एक तरह से क्या बताता है, निवेश में परिवर्तन होने से आय में कितना परिवर्तन होता है। तो निवेश में परिवर्तन का आय पे प्रभाव बताता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहेंगे, निवेश गुणक कहेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित को मैच कीजिए। रजनीश कुमार, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, HK भानवाला, शशिकांत दास हमको दे रखा है, उधर हमको दे रखा है RBI गवर्नर, अध्यक्ष नाबार्ड बॉडी, इस तरीके से हमको दे रखा है। तो इनका हमको मिलान करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, जो रजनीश कुमार थे वो थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो SBI के जो अध्यक्ष वो हैं दिनेश कुमार खारा, 2020 से हैं, लेकिन ये पेपर पुराना है, 2019 का है। उसके हिसाब से सबसे पहले आपका होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है वो भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार थे। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए 4, उसके बाद में आना चाहिए 3। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो आर्थिक सलाहकार अभी 2023 में वो कौन है, वी अनंत नागेश्वरन है, जनवरी 2022 है। फिर उसके बाद में HK भानवाला अगर हम देखें तो ये हैं नाबार्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, 2019 का पेपर है। वर्तमान समय में 2023 में अगर हम देखें तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, शाजी केवी, दिसंबर 2022 से हैं। और शशिकांत दास जो हैं वो RBI के गवर्नर हैं, 2018 से 2000 अक्टूबर 2021 तक थे, और वापस 2 अक्टूबर 2021 उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो वर्तमान समय में भी शक्तिकांत दास ही हैं। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक देश के खुलेपन को
निम्नलिखित सूत्र से मापा जा सकता है। ठीक है, दो देशों के बीच में अगर व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो खुली अर्थव्यवस्था जो होती हैं उसको हम किसके द्वारा माप सकते हैं? निर्यात प्लस आयात दोनों का योग करके उसमें अगर हम जीडीपी का डिवाइड कर दें, सकल घरेलू उत्पाद का हम भाग दे दें। अगला है संतुलित विकास सूचित करता है। बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करना। ठीक है, सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करने की जो क्रिया होती है, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, उसको हम कहते हैं संतुलित विकास। ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, युगपत समीकरण मॉडल में अभिख्यापित समीकरण के आकलन में कौन सी आकलन की विधि जो है वो उपयुक्त रहेगी? तो ये आपका हो जाएगा 2SLS। अगला है संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? प्रॉपर्टी टैक्स जो है सबसे पहले भारत में लागू किया गया था 1957 में, और इसका जो विचार दिया था कार्डोर ने दिया था। अगला है निम्न में से कौन सा खेल नियम की कल्पना नहीं है? ठीक है, जो गेम थ्योरी है उसकी मान्यता इनमें से कौन सी नहीं है? खिलाड़ियों को सीमित समूह की युक्तियां प्राप्त, ये तो मान्यता है। खिलाड़ी उनके और उनके प्रतिस्पर्धियों को मिलने वाले युक्त अवकाश के बारे में जागरूक रहते हैं, ये भी हैं। खिलाड़ी बुद्धिमान और परिमेय रहते हैं, ये भी हैं। खिलाड़ियों को असीमित समूह युक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी। नेक्स्ट है उत्पादन का द्वितीय अवस्था जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगर हम देखें तो उत्पादन की जो द्वितीय अवस्था होती है उसमें क्या होता है? कुल उत्पादन धीमी गति से बढ़ता है, जिससे सीमांत उत्पादन क्या होता है? घटता जाता है लेकिन धनात्मक रहता है, और औसत उत्पादन भी घटता जाता है लेकिन धनात्मक रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच कीजिए। तो ये देखिए 2019 का पेपर आया है, पहला है पुराना है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो रेपो रेट है, ठीक है, रेपो रेट अभी वर्तमान समय में है लगभग ये आपकी 6.5% है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट कितनी है? 6.5%। प्रतिलोम रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जिसको कहा जाता है वो कितनी है? 3.35। उसके बाद में एमएसएफ सीमांत स्टैंडिंग सुविधा जो है, एमएसएफ आपकी अभी हैं 6.75% है। और नकद कोष अनुपात सीआरआर जो भी है वो कितना है? 4.5% है। ठीक है, ये आपको जो लेटेस्ट डेटा है अभी 2023 के, ठीक है, अप्रैल 2023 की अगर हम बात करें तो अभी ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अगला है हेरोड मॉडल का समीकरण हमको दे रखा है, मांग पक्ष का भी दे रखा है, पूर्ति पक्ष का भी दे रखा है। तो अर्थव्यवस्था में साम्य दशा के लिए S/G को बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है S इक्वल टू क्या दे रखा है? S इक्वल टू हमें दे रखा है SYT। ठीक है, और जो पूर्ति पक्ष है वो हमको दे रखा है, पूर्ति पक्ष देख लीजिए, देखिए मांग पक्ष ये हो गया आपका, और संतुलन की स्थिति में क्या होगा? मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष बराबर होगा। पूर्ति पक्ष आपका हो गया GY माइनस YT माइनस 1। ठीक है, अब देखो संतुलन में S/G आपको करना है, तो S/G इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया S/G इक्वल टू, देखिए Y माइनस YT माइनस 1 को हमने यहीं लिख दिया, और इस YT को अगर आप इधर लाओगे तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपॉन YT। तो जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? Y माइनस YT माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट है
एक प्रतियोगी फर्म के लिए मूल्य दे रखा हमको 706 रुपये और कुल लागत फलन आपको दे रखा है 7Q² प्लस 6Q प्लस 5। तो अधिकतम उत्पादन क्या होगा, लाभ अधिकतम उत्पादन। ठीक है, संतुलन की स्थिति में अगर हम बात करें तो संतुलन में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मूल्य दे रखा है ये आपका क्या है, AR, और पूर्ण प्रतियोगिता की बात है तो AR और MR क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्या हो गया आपका, MR कितना दे रखा है यहाँ पे 706। पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR बराबर होता है, और AR किसको बताता है, कीमत को दर्शाता है, प्राइस को, मूल्य को। तो यहाँ पे प्राइस आपको दे रखी 706, तो AR और MR सेम होता है, मतलब MR कितना हो गया, 706 हो गया आपका। तो मार्जिनल कॉस्ट भी कितनी होनी चाहिए, 706 होनी चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत के लिए हम क्या करेंगे, जो सीमांत लागत आपकी 706 होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं सोल्व करके बता देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लागत फलन दे रखा है इसका आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो 7Q² का अगर हम अवकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 7 के साथ में होगा 14Q। ठीक है, फिर प्लस 6Q का अगर हम अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो Q की वैल्यू आप ये जो लिख रखी है उनको Q की जगह लिख के, Q की जगह पुट करके इसको सोल्व कर लीजिए। आपके पास में कितना आना चाहिए, 706 आना चाहिए। संतुलन की स्थिति में MR और MC बराबर होता है। तो देखिए Q बराबर अगर 50 होगा, ठीक है, तो ये 50 को अगर हम 14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700, और प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 706 आ जाएगा। क्यू की जगह आप एक एक बार सारी वैल्यू लिख लिए, 70, 50, 700, 120 सबको सोल्व करके देख लेना। जहां पे आपका 706 आ रहा होगा वो वाला सही हो जाएगा। तो 706 कब आएगा, जब क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 50। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापार चक्र का घर्त। ठीक है, व्यापार चक्र की ये स्थिति हम बात करते हैं। तो घर्त का मतलब क्या हो गया, ये वाली पॉइंट। ठीक है, तो घर्त कब होगा, जब सारी आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, न्यूनतम बिंदु पर आ जाती हैं। जो समग्र आर्थिक क्रियाएं होती हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, वो अगर लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाएगी, न्यूनतम बिंदु पे। अगला है, राघवन कमेटी की सूचना के अनुसरण में भारत सरकार ने कंपटीशन मिशन जो कमीशन है की स्थापना के लिए वर्ष 2002 में एक अधिनियम जो है वो लागू किया था। अगला देखिए, फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी की दर एवं बढ़ती मौद्रिक मजदूरी के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो फिलिप्स वक्र है वो क्या दर्शाता है, बेरोजगारी और मजदूरी की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है, इसलिए उसका आकार बनता है इस तरीके से। कारण दे रखा है, जब श्रम की मांग अधिक है तो बेरोजगारी कम है तो मजदूरी दर तेजी से बढ़ती है। ठीक है, सही है यहाँ पे। तो मतलब क्या हो गया, बेरोजगारी और मजदूरी दर के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसका यहाँ पे पूर्ण रूप से विश्लेषण किया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, प्रति आयातित वस्तु के मूल्य पर 15% की दर से लगने वाले प्रशुल्क को देखो, प्रति आयातित वस्तु के मूल्य पर 15% कर लग रहा है, प्रशुल्क लग रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, मूल्यानुसार प्रशुल्क कहेंगे। करेक्ट आंसर आपका इसमें हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विश्व बैंक अपने सदस्यों को किस प्रकार के रूप में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो अपने सदस्य देशों को तकनीकी सहायता देता है और आवश्यकता पड़ने पर धन भी उपलब्ध कराता है, मतलब वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति ने क्षेत्रीय असमानता को कृषि विकास के रूप में विस्तृत किया है। ठीक है, हरित क्रांति 1966 से 67 में प्रारंभ हुई थी। तो उसके बाद में अगर हम देखें, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है, मतलब कुछ क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है, कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए रह गए। तो बिल्कुल सही लग रहा है कथन। तो फिर कारण दे रखा है, कृषि संबंधी सामग्रियों को असमान रूप से भारत के विविध स्थानों में प्रसारित किया गया, ये भी सही लग रहा है। इसका मतलब दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है इसकी, सही है। अगला है, रूपांतरण वक्र का जो स्लोप होता है, ढाल, ये आपका रूपांतरण वक्र होता है,
और इसको ढाल को मापने के लिए अगर हम ये कीमत रेखा खींचे यहाँ पे, तो इस ढाल को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, MRTS LK के द्वारा। ठीक है, इधर हमने श्रम ले लिया, इधर हमने पूंजी ले लिया, तो जो इसका ढाल होता है इस वक्र का, उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, साधनों की टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, साधनों की प्रतिस्थापन दर जो होती है श्रम और पूंजी के बीच में प्रतिस्थापन दर के द्वारा हम बताएंगे। अगला है 10 से कम विषम धनात्मक पूर्णांक का सेट जीरो द्वारा व्यक्त किया ओ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम विषम धनात्मक पूर्णांकों की बात करें, सारी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से कम लिखा हुआ है, लेकिन धनात्मक के साथ में यहाँ पे विषम भी लिखा हुआ है ओड, तो ओड में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो सारी जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। जीरो जो है वो भी एक तरह से क्या होता है, इंटीजर होता है, लेकिन वो न तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, धनात्मक भी नहीं होता है ऋणात्मक भी नहीं होता है। यहाँ पे विषम धनात्मक पूछा हुआ था 10 से कम, इसलिए 1 3 5 7 और 9। अगला है MSME को रियायती ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत किया जाता है जिससे वे शीघ्र विकसित एवं विकास कर सकें। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो MSME होते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो होते हैं, उनको बहुत कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है ताकि उनका विकास हो सके, कम पूंजी में अधिक रोजगार का सृजन कर सके। ठीक है, ये जो MSME होते हैं वो अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों कथन हमको जो है वो सही लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक वृद्धि के लिए रिकार्डो ने किस नीति का सुझाव दिया था। रिकार्डो की अगर हम बात करें तो रिकार्डो मानता था कि जो व्यापार है वो किस प्रकार का होना चाहिए, स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, सरकार उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। तो फ्री ट्रेड की बात कही थी उन्होंने, मुक्त व्यापार की बात कही गई थी रिकार्डो के द्वारा। अगला है, एक भारतीय द्वारा अमेरिका में किए गए निवेश पर अर्जित आय जो है, ठीक है, एक भारतीय द्वारा अमेरिका में निवेश किया गया है और उससे जो आय प्राप्त होगी वो किसका हिस्सा होगी यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। इसको किसमें सम्मिलित किया जाएगा, अमेरिका का जो भुगतान शेष होता है उसके सरकारी खाता जो होता है, सरकारी कोष खाता होता है, उसमें उसको सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट है, युगपत समीकरण मॉडल की प्रत्येक समीकरण पर अलग से OLS लागू करने पर आकलन जो है वो किस प्रकार के होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, पक्षपात की संभावना बढ़ेगी और असंगत होंगे, पक्षपाती भी होंगे असंगत भी होंगे। अगला है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये देखिए जो कुछ नाम दे रखे हैं हमको, अमिताभ कांत, NK सिंह। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जो NK सिंह हैं वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इनका नाम आपको पता होगा, बाकी जैसे राजीव कुमार का नाम भी आपको पता होगा, अमिताभ कांत का भी नाम सुना होगा। तो NK सिंह जो हैं वो रहे हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। मतलब बी में क्या आना चाहिए, तीसरा ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे बी में जो तीसरा ऑप्शन है वो बहुत जगह दे रखा है। फिर अगर हम देखें जो अमिताभ कांत हैं, ठीक है, वो रहे हैं नीति आयोग के CEO। मतलब ए में अपना क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, ए में 4 कहाँ पे दे रखा है, देखो बी में भी दे रखा है, सी में भी दे रखा है। उसके बाद में अगर हम देखें राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार जो हैं वो रहे हैं आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो फिर आपका आना चाहिए सेकंड। ठीक है, 4 3 2 और फिर लास्ट में आपका हो जाएगा विवेक देब राय जो हैं वो चेयरमैन रहे हैं प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के मापक में
जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI का मूल्य जो होता है वो 0 से लेके 100 के बीच में होता है, ठीक है। और 0 जो होता है वो खराब को बताता है, 100 जो है वो सबसे अच्छी स्थिति को बताता है, बेस्ट क्या है उसको दर्शाता है। और इसकी जब गणना की जाती है PQLI की, तो इसमें 3 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और जो साक्षरता दर है, आधारभूत साक्षरता दर को लिया जाता है। अगला देखिए, मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर जो है उसका मूल्य किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। मुद्रा गुणक जो होता है उसमें जनता की नकदी अनुपात को लिया जाता है, आवश्यक रिजर्व अनुपात को लिया जाता है और अतिरिक्त रिजर्व अनुपात को लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सी। अगला है, राजकोषीय नीति सर्वाधिक प्रभावशाली होती हैं जब, ठीक है। जो फिस्कल पॉलिसी होती हैं सबसे ज्यादा प्रभावशाली कब होगी, जब IS और LM वक्र जो होती हैं उनकी जो सूचियां होती हैं, इनका ढाल क्या होना चाहिए, 0 से थोड़ा अधिक होना चाहिए और अनंत से एक तरह से कम होना चाहिए, तब ये क्या होगी, एक तरह से प्रभावी होगी। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है, आर्थिक विकास के सूचकों के प्रयोग का सही क्रम क्या है। सही क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आया था आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, फिर आया था जीवन का भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, फिर क्रय शक्ति समता नियम आया था और सबसे लास्ट में 1990 में आया था आपका मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, फिर भी इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यदि एक व्यक्ति रेखिक पूर्ति वक्र इकाई प्रत्याशा दर्शाने के लिए रेखा खींचता है तो यह होता है, ठीक है। लीनियर सप्लाई कर्व जो वो कहां से प्रारंभ होगा, मूल बिंदु से हमारा प्रारंभ होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जो बैंक है उसका जो निदेशक मंडल होता है, संबंधित बैंक का जो निदेशक होता है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला है, विस्तारित मौद्रिक और राजकोषीय नीति शिफ्ट करती है, ठीक है। विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जा रहा है और विस्तारित राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो समग्र मांग वक्र है, ठीक है, वो क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा समग्र मांग वक्र, ठीक है। क्योंकि विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जा रहा है। विस्तारित मौद्रिक नीति का मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो समग्र मांग है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और समग्र वस्तुओं की मांग बढ़ने का मतलब समग्र मांग बढ़ेगी, जिससे जो समग्र मांग वक्र है वो किधर आ जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, केचप परिकल्पना जो है का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था, मोजेस अब्रोमेटिस, ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट देखिए, काल श्रेणी टाइम सीरीज में दूसरी विभेदकता किस प्रवृत्ति को खत्म करने में मदद करती है, ठीक है। जो काल श्रेणी है उसमें अगर हम सेकंड डिफरेंशियरिंग का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक ट्रेंड है, द्विघात की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी, ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमको कोप डगलस उत्पादन फलन दे रखा है। इसमें अगर हमें श्रम का सीमांत उत्पादन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो तो बाकी ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और एल की जो पावर वो कितनी है, बीटा, तो यहाँ पे आप जाएगा बीटा, और फिर हम जो उत्पादन है
उसका श्रम के संदर्भ में हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें सी। अगला देखिए, वर्ष 2017 16-17 के बारे में है, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है आपके आगे के एग्जाम के लिए। यदि गुणात्मक चर में सी श्रेणियां हैं तो समाश्रयण विश्लेषण जो रिग्रेशन होता है उसमें कितने डंपी चर बनाने पड़ेंगे, उससे एक कम। ठीक है, सी श्रेणियां हैं तो C-1, ऑप्शन हमारा ए। अगला है आय वितरण का समष्टि सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मैक्रो थ्योरी की बात की गई है। तो मैक्रो थ्योरी जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, काल्डोर के द्वारा। अगला है आर्बिट्राजर विदेशी मुद्रा बाजार में क्या करता है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजारों के बीच विकसित होने वाली छोटी विसंगतियां जो होती हैं उससे लाभ उठाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात हैं, ठीक है, वो होना चाहिए ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक रेपो रेट एवं प्रतिलोम रेपो रेट की घोषणा तरलता समायोजन सुविधा के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी करती हैं, बिल्कुल सही है। रेपो रेट के द्वारा अतिरिक्त तरलता जारी करती हैं और प्रतिलोम रेपो रेट के द्वारा तरलता को वापस लिया जाता है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि ये दोनों कथन जो है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सी। अगला है आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में पूंजीगत श्रम अनुपात में वृद्धि को क्या कहा जाता है। पूंजीगत श्रम अनुपात अगर बढ़ता है तो इसको हम क्या कहेंगे, पूंजी को गहरा करना, ऑप्शन हमारा ए। अगला है परिकल्पना के सत्यापन में सार्थकता के स्तर, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो गलत परिकल्पना होती हैं उसको स्वीकार करने की क्या प्रायिकता है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सी। अगला है दो श्रेणियों ए एवं बी के प्रमाप विचलन एक समान है परंतु ए श्रेणी का समांतर माध्य बी के माध्य से अधिक है, तो ए श्रेणी का विचलन गुणांक बी श्रेणी के विचलन गुणांक से क्या होगा। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कम होगा। इसके लिए आप कुछ काल्पनिक संख्या ले सकते हैं, दो श्रेणियां जैसे आपने ले ली ए और बी। ठीक है, अब देखिए दोनों के प्रमाप विचलन तो क्या है, समान है, लेकिन ए श्रेणी का जो समांतर माध्य वो बी से क्या है, अधिक। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ए श्रेणी का विचलन गुणांक निकालोगे, मान लेते हैं हम कि जो प्रमाप विचलन है वो कितना है, 10। ठीक है, इसमें अगर हम समांतर माध्य का भाग दें कितना है, 20। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। बी में हम प्रमाप विचलन तो 10 ही ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका समांतर माध्य इसका हम 10 मान लेते हैं, माना कि कम है क्योंकि इसका हमने 20 माना, इसका हमने कम मान लिया क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ए का समांतर माध्य जो है वो अधिक है। तो यहाँ पे अगर हम इंटू 100 कर दें तो ये कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे विचलन गुणांक जो है 100, बी का क्या हो रहा है, अधिक आ रहा है। ठीक है, तो ए का एक तरह से क्या होगा, कम होगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिए, किन्स के द्वारा कौन सा कथन कहा गया है। ठीक है, रोजगार का सिद्धांत, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, इफेक्टिव डिमांड थ्योरी दी थी किन्स ने, बिल्कुल सही है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जित करती, ये तो नहीं, ये तो आया था आपका जो क्लासिकल थ्योरी थी, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो कहते थे। मजदूरी करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, ये भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। और पूर्ण रोजगार संतुलन उपभोग व्यय को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है, उपभोग प्रवृत्ति को किन्स ने अल्पकाल में स्थिर माना था। यहाँ पे उनका केवल एक कथन सही लग रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न उसको देख लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। ठीक है, खाद्य सुरक्षा मिशन की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट किया गया था भारत में 2007-8 में। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।